राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपना राजस्थान की चित्रकला, पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, है ना। अपन स्थापत्य कला पूरी कवर कर चुके हैं और जो भी लोगों से संबंधित टॉपिक थे, लोक वाद्य हो, लोक नृत्य हो, लोक नाट्य हो या लोकगीत हो, ये टॉपिक पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, आज अपन शुरू कर रहे हैं चित्रकला और इसके बाद पढ़ेंगे अपन राजस्थान की लोक कलाएं या हस्तकलाएं। ठीक है, पहले पढ़े पेंटिंग्स की, राजस्थान की पेंटिंग्स की। सब पेंटिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान में काफी पुराने टाइम से पेंटिंग्स बनती आ रही है। अपने को पता है, सब राजा महाराजाओं के काल में बहुत सारी पेंटिंग्स बनी है, उससे पहले भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है। राजस्थान में जो सबसे पुरानी पेंटिंग्स अपने को मिलती है वो एक चित्रित ग्रंथ थे ना। पहले जो किताबें लिखी जाती थी, किताबों के अंदर में कोई चित्र आ गया तो उसको क्या बोल देंगे अपन, चित्रित ग्रंथ। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे पहले जो अपने को चित्रित ग्रंथ मिलता है वो 1060 ईस्वी के आसपास, ये लिखा है मैंने। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ अपने को मिलते हैं 1060 ईस्वी के आसपास में ना। तो 1060 ईस्वी के आसपास में राजस्थान के सबसे पुराने चित्रित ग्रंथ मिलते हैं, जैसलमेर से अपने को मिलते हैं और उनके नाम है ओध निरुक्ति वृत्ति। एक का नाम क्या है, ओध निरुक्ति वृत्ति, ओध निरुक्ति वृत्ति, और दूसरा है 10 वेकालिका, 10 वेकालिका। कहां से मिलते हैं अपने को, जैसलमेर में, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ होता है। तो राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो अपन बोल सकते हैं कि 1060 ईस्वी के आसपास में अपने को राजस्थान का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ मिलता है, जिसका नाम है, दो हैं, जैसलमेर से मिलते हैं 1060 ईस्वी के आसपास में। एक है 10 वेकालिका और एक है ओध निरुक्ति वृत्ति। ठीक है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से राजस्थानी चित्रकला का भाग नहीं है। मतलब इसको अपन यूं नहीं बोल सकते कि राजस्थानी चित्रकला का ही भाग है ना। तो राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत कहां से होती है, ये सवाल आता है अपने को, और कब होती है। तो राजस्थानी चित्रकला की विशुद्ध रूप से शुरुआत होती है मेवाड़ से, लगभग 1500 ईस्वी के आसपास में, लगभग 1500 ईस्वी के आसपास में उदयपुर से, या मैं बोलूं मेवाड़ से, और मेवाड़ को ही पहले क्या कहा जाता था, मेदपाट। तो राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, कि राजस्थान में सबसे पहले पेंटिंग्स कहां पर मिली अपने को, तो उदयपुर के अंदर या मेवाड़ के अंदर, या जिसको कहा जाता है मेदपाट। अच्छा, उदयपुर की खुद की भी किससे इंस्पायर थी, तो अजंता एलोरा की जो गुफाएं होती हैं उसके अंदर जो चित्र बने हैं, अजंता शैली कहलाती है वो। तो अजंता शैली के चित्रों की ही प्रधानता अपने को कहां पे देखने को मिलती है, मेवाड़ में। उसी को आगे कंटिन्यू किया गया मेवाड़ से। तो राजस्थान का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ हो गया। फिर बात करें कि राजस्थानी चित्रकला की विशुद्ध रूप से शुरुआत कब से होती है, 1500 के आसपास में शुरू होती है, मेदपाट या मेवाड़ से शुरू होती है। और इसी वजह से क्या कहा जाता है, राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ को या मेदपाट को। ठीक है, अच्छा, और मेवाड़ या मेदपाट की चित्रकला किससे प्रभावित थी, तो वो खुद ही अजंता की चित्रकला से प्रभावित थी, अजंता शैली से प्रभावित थी। फिर 1916 के अंतर्गत एक व्यक्ति किताब लिखते हैं, उन व्यक्ति का नाम है आनंद कुमार गोस्वामी। एक राइटर है, वो अपनी एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स। कब, 1916 में। किसने लिखी राजपूत पेंटिंग्स, आनंद कुमार गोस्वामी। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसकी। कौन बुक लिखते हैं, आनंद कुमार गोस्वामी। कब लिखते हैं, 1916 ईस्वी में, और इसे क्या नाम दिया जाता है, राजपूत पेंटिंग्स। ये राजपूताना की पेंटिंग्स, राजपूत राजाओं के काल में जितनी पेंटिंग्स बनी हैं उनको इस बुक के अंतर्गत में जगह देते हैं। ठीक है, तो सब राजपूताना, जो राजपूत शासक थे वो राजस्थान में भी थे, तो राजस्थान की चित्रकला को यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये राजपूत पेंटिंग्स राजस्थान की चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन था। इससे पहले कहीं के भी साइंटिफिक रूप से राजस्थान की चित्रकला का विभाजन नहीं किया गया था। पहला साइंटिफिक डिवीजन करने का काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम था आनंद कुमार गोस्वामी। कौन सी बुक, राजपूत पेंटिंग्स। कब, 1916 ईस्वी में। क्या किया गया, तो राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया गया। ठीक है, तीन चीजें पढ़ी अपन ने, वापस रिवाइज करो। राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो दो है। कब, 1060 ईस्वी में। कहां से मिलते हैं, जैसलमेर से। कौन कौन से हैं, तो ओध निरुक्ति वृत्ति और 10 वेकालिका। अच्छा, फिर विशुद्ध रूप से राजस्थानी चित्रकला का जन्म कहां से होता है, या जन्मभूमि कौन सी है, तो मेवाड़ या मेदपाट। कब, तो लगभग 1500 के आसपास में। लिखा नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट आसान नहीं है, इसलिए पूछेगा भी नहीं, पर मोटा मोटी आइडिया है कि 1500 ईस्वी के आसपास में मिलता है। ठीक है, अच्छा, और
मेवाड़ की चित्रकला खुद किससे प्रभावित थी? तो अजंता चित्रकला से प्रभावित है ना। महाराष्ट्र के अंदर जो अजंता की गुफाएं हैं वहां से ये प्रभावित है। एक व्यक्ति आते हैं फिर जिनका नाम है आनंद कुमार गोस्वामी। वो 1916 के अंतर्गत में एक बुक लिखते हैं और उस बुक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग्स। और उस बुक के अंतर्गत में राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया गया। वैज्ञानिक विभाजन कैसे? जैसे भौगोलिक आधार पर भी चित्रकलाओं को बांटा जाए और सांस्कृतिक आधार पर भी बांटा जाए। भाई हर एरिया की अपने अपने अलग अलग संस्कृति है ना। अपन जो लोकगीतों की बात करी थी उसमें भी अपन ने देखा कि सब पूर्वी लोकगीत अलग है, मैदानी लोकगीत अलग है, मरुस्थलीय लोकगीत अलग है, पहाड़ी लोकगीत अलग है। तो हर एरिया की संस्कृति अलग अलग है। तो संस्कृति के आधार पर और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला का पहला क्या विभाजन प्रस्तुत किया? वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया। उसी वैज्ञानिक विभाजन को आगे देखें तो सब भौगोलिक आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को 4 पेंटिंग स्कूल्स के अंतर्गत में बांटा गया। कितने पेंटिंग स्कूल्स? 4 पेंटिंग स्कूल्स। अगर अपन राजस्थान का मैप देखें तो मोटा मोटी ये 4 हिस्से ही है राजस्थान के पास में। कौन कौन से? ये मेवाड़ वाला एरिया आ गया, ये मारवाड़ वाला एरिया आ गया, ये ढूंढाड़ वाला एरिया आ गया और ये हाड़ौती वाला एरिया आ गया, है ना। लगभग 4 ही हिस्से होते हैं राजस्थान के मोटा मोटी, है। अपने भौतिक प्रदेश भी 4 है, उस हिसाब से भी देख लो। जैसे मरुस्थल के अंदर मारवाड़ हो गया, मेवाड़ वाला हाड़ौती में गिन लो, ढूंढाड़ वाला किस में गिन लो? पूर्वी मैदान में, और ये दक्षिणी ये हाड़ौती वाला गिन लो, हाड़ौती के अंदर। उस आधार से भी देखें तो भी राजस्थान की 4 पेंटिंग स्कूल्स के अंतर्गत में बांटा गया। कौन कौन सी? मेवाड़ पेंटिंग स्कूल्स, फिर पश्चिम के अंदर में मारवाड़ पेंटिंग स्कूल्स, फिर पूर्व में जयपुर के अंदर ढूंढाड़ पेंटिंग स्कूल्स हो जाएगी, वो पूरा एरिया ढूंढाड़ कहलाता है, और हाड़ौती पेंटिंग स्कूल। तो राजस्थान को कितनी पेंटिंग स्कूल्स के अंतर्गत में डिवाइड किया गया? 4। कौन कौन सी? मेवाड़ पेंटिंग स्कूल्स, क्योंकि जन्मभूमि है तो सबसे पहले अपन इसको पढ़ लेंगे, है ना। तो मेवाड़ पेंटिंग स्कूल्स, फिर मारवाड़ पेंटिंग स्कूल्स, फिर मैदानी या फिर मैं बोलूं ढूंढाड़ी पेंटिंग स्कूल्स, और फिर हाड़ौती पेंटिंग स्कूल्स। ठीक है, तो ये अलग अलग 4 पेंटिंग्स अपन पेंटिंग स्कूल्स बना दिए अपन। पेंटिंग स्कूल्स का मतलब पेंटिंगों का संकलन है एक तरीके से। इसके अंतर्गत भी अलग अलग शैलियां हैं। ये कोई शैली नहीं है मेवाड़ शैली। ये मेवाड़ बहुत सारी शैलियों का एक समूह है, एक स्कूल है। उस स्कूल के अंतर्गत में बहुत सारी अलग अलग शैलियां हैं। ठीक है, तो उन सब शैलियों को देखेंगे, मारवाड़ की, ढूंढाड़ की और फिर हाड़ौती की। चलिए, मेवाड़ पेंटिंग स्कूल्स। तो मेवाड़ के अंतर्गत में जो मुख्यतः अपने को चित्र मिलते हैं वो 2 शैलियों के हैं। शैली 2 है इसमें। कौन कौन सी? एक तो है चावंड शैली या उदयपुर शैली। चावंड शैली को ही बाद में क्या कहा गया? उदयपुर शैली। तो एक तो शैली है इसमें चावंड शैली या उपशैली। अच्छा, पेंटिंग स्कूल्स को अपन बांटेंगे शैलियों के अंदर में। शैलियां पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी शैलियां हैं। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें उपशैलियां कि शैलियों के अंदर में कौन कौन सी उपशैलियां हैं। और फिर इसको डिवाइड करेंगे अपन ठिकानी कला में। ठिकानों के अंतर्गत में कौन कौन सी कला है। तो इन तीन चीजों के अंतर्गत में अपन इस चित्रकला को पढ़ेंगे। ठीक है, शैलियां, उपशैलियां और ठिकाने। ये जब अपन पूरा खत्म कर देंगे तो ये टॉपिक भी अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेवाड़ पेंटिंग स्कूल्स के अंदर 2 शैलियां देखने को मिलती है। एक उदयपुर या जिसी को कहा जाता है चावंड। तो चावंड या उदयपुर एक ही है ना, राजस्थान में अलग अलग बता रखा है लेकिन एक ही मान सकते हैं इसको। तो चावंड शैली या उदयपुर शैली। दूसरी शैली है नाथद्वारा शैली। इधर श्रीनाथ जी से संबंधित चित्र बनाए होंगे ना नाथद्वारा के अंतर्गत में। तो चावंड शैली या उदयपुर शैली, दूसरी नाथद्वारा शैली। ये नाम पता होने चाहिए अपने को एग्जैक्ट। ठीक है, और उसमें से भी ठिकाने वाली, ये तो चलो पता चल जाता है कि सब उदयपुर मेवाड़ में हो गया, नाथद्वारा भी मेवाड़ में आएगा, देवगढ़ राजसमंद के अंदर में ये भी मेवाड़ में आएगा। ये सावर चलो एक बार के लिए नहीं भी पता हो, शाहपुरा भीलवाड़ा में मतलब मेवाड़ का लगभग नाम से पता चल जाता है, लेकिन ये ठिकानों का नाम पता नहीं चलता। इसलिए ठिकाने तो याद रखने ही है अपने को, और ये तो याद रखनी है क्योंकि इसी के आधार पर अपना चैप्टर खुलेगा पूरा। ठीक है, चलिए, तो चावंड या उदयपुर चित्र शैली, दूसरी है नाथद्वारा चित्र शैली, और फिर इसकी शुरू होती है उपशैलियां। तो 3 इसकी उपशैलियां हैं। कितनी उपशैलियां हैं? 3। कौन कौन सी? देवगढ़, सावर और शाहपुरा शैली। देवगढ़, सावर और शाहपुरा शैली। तो क्या अपन ये सारी पढ़ेंगे? नहीं, इसमें जो मेन है वही पढ़ेंगे। चावंड पढ़ लेंगे अपन, नाथद्वारा पढ़ लेंगे और देवगढ़ पढ़ लेंगे। इन दोनों की बात अपन नहीं करेंगे ना, और ठिकानों की तो किसी की भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, बस उसके नाम पता होने चाहिए अपने को। तो ये 3 पढ़ेंगे तो मेवाड़ पेंटिंग स्कूल अपना खत्म हो जाएगा। शैलियां कितनी है? 2। कौन कौन सी? चावंड या उदयपुर, और दूसरी शैली कौन सी हो जाएगी? सब दूसरी शैली हो जाएगी नाथद्वारा शैली। अगर क्वेश्चन आता है कि 3 शैलियां हैं करके सुमेलित कीजिए इन तरह से प्रश्न, तो अगर अलग अलग दे रखा हो क्वेश्चन में तो अलग अलग मान सकते हैं अपन, है ना। चलिए, तो चावंड और नाथद्वारा तो शैलियां हैं, देवगढ़, सावर और शाहपुरा क्या है? उपशैलियां। तो देवगढ़, सावर और शाहपुरा ये कौन सी हो जाएगी? उसकी
उप शैलियां हो जाएंगी। ठीक है, ठिकाना को लोग बाद में एक साथ ही लिख लेंगे, पर ठिकाने के लास्ट में चैप्टर के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें ये ठिकाने कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी याद रखने, भाई क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना हो, याद करने वाला क्वेश्चन बनाना हो, तो ठिकानों का नाम पूछ ले। जैसे एक ठिकाना है बेंगू। बेंगू अपने को पता, जब अपन, हालांकि अभी पता नहीं है, जब मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बेंगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे। बेंगू किसान आंदोलन कहाँ पे पड़ता था? चित्तौड़ में। तो चित्तौड़ कहाँ पे आएगा? मेवाड़ पेंटिंग स्कूल्स में। ऐसे पता लगता रहेगा, लेकिन फिर भी नाम एक साथ याद रहे तो ठीक बात है। ठीक है, तो इन ठिकानों को लास्ट में अपन लिख लेंगे, बाकी पढ़ना तो अभी यही है अपने को, चावंड और नाथद्वारा शैलियां और देवगढ़ उप शैली। ठीक है, चलिए, मारवाड़ पेंटिंग स्कूल्स के अंतर्गत में 7 शैलियां हैं, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और अजमेर। अजमेर के अंदर ही किशनगढ़ आता है, लेकिन किशनगढ़ अपने आप में एक बड़ी चित्रकला शैली हो गई है ना। वहां पर जैसे अपन बात करते हैं कि मोनालिसा, भारत की मोनालिसा किसे कहा है? डिक्सन ने। तो वो किशनगढ़ चित्रकला के अंदर ही है, तो काफी फेमस है, इसीलिए अपन ने इसको अलग से शैली ही मान लिया। बाकी इसको अजमेर के अंदर काउंट कर लेते हैं अपन। ठीक है, लेकिन किशनगढ़ अजमेर में ही है, लेकिन अजमेर से अलग काउंट किया। तो कौन कौन सी हो जाएगी सब? मारवाड़ के अंदर में, मारवाड़ का मतलब ही जोधपुर होता है, जोधपुर, ऊपर बीकानेर, फिर किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर, नागौर और सिरोही। ये चित्रकला शैलियां हैं कहाँ पे? मारवाड़ के अंदर। अच्छा, सिरोही को अपन हो सकता है कि मेवाड़ में गिन ले, मेवाड़ पेंटिंग स्कूल में। नहीं, सिरोही कहाँ पर है? मारवाड़ पेंटिंग स्कूल, इसलिए इसको लिखा, बाकी इसको पढ़ेंगे नहीं। इसमें 6 ही अपन पढ़ेंगे, ये भी इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सिरोही है मारवाड़ में, पढ़ेंगे नहीं इसको, है ना। इसलिए यहीं पे याद कर लो कि सिरोही पेंट शैली किसके अंतर्गत में आती है? मारवाड़ पेंटिंग स्कूल, मेवाड़ पेंटिंग स्कूल में नहीं आती, क्योंकि सिरोही अपने को लगता है साहब आबू वाला एरिया है, आबू वाला मतलब अरावली वाला एरिया है, तो मेवाड़ के अंदर ही होगा ना। और अपन देखते भी हैं कि सिरोही के अंदर में कुंभा जाके किला बना रहा है, कुंभल जो अचलगढ़ बनवा रहा है, बसंतगढ़ वहां पर है, तो अपने को लगता है कि मेवाड़ का भाग होगा, लेकिन नहीं, सिरोही की जो चित्रकला है वो किसका भाग है? मारवाड़ पेंटिंग स्कूल्स का भाग है। ठीक है, तो कौन कौन सी पढ़ेंगे अपन यहाँ पे? 6 पढ़ेंगे, है टोटल 7। कौन कौन सी? जोधपुर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, किशनगढ़ आ जाएगा और सिरोही आ जाएगा। इसमें से सिरोही की बात अपन नहीं करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ही कर दो, जैसे ये दोनों अपन नहीं पढ़ेंगे वैसे सिरोही भी अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन इसका आ सकता है कि सिरोही कौन सी चित्रकला शैली में, तो अपन अधिकतर जो ये फैक्टर नहीं पढ़ा होगा वो मेवाड़ में करके आ जाएंगे इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ढूंढाड़ पेंटिंग स्कूल। तो जयपुर के आसपास वाला एरिया ढूंढाड़ कहलाता है, तो इसके आसपास की एरिया लिख लिए जाए, कौन कौन सी होंगी? तो इसमें चित्रकला शैली है 3। एक है आमेर, आमेर बाद में जाके जयपुर बनी था ना, तो आमेर या जयपुर। एक शेखावटी चित्रकला शैली, एक अलवर चित्रकला शैली, और एक इसमें उपशैली जिसका नाम है उनियारा उपशैली। कौन सी उपशैली? उनियारा उपशैली। ये चारों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन सी चित्रकला शैली है यहाँ पे? 3 चित्रकला शैली है, आमेर बोल दो या जयपुर बोल दो, दूसरा शेखावटी और तीसरा अलवर। तो आमेर या जयपुर, दूसरा शेखावटी और तीसरा अलवर। ये नाम पता होने चाहिए अपने को ना, ताकि टॉपिक अपना पूरा दिमाग में क्लियर रहे। ठीक है, और उनियारा उपशैली, शैली नहीं है, उनियारा क्या है? उपशैली। ठीक है, उनियारा टोंक के अंदर में एक ठिकाना पड़ता है, तो वो उनियारा उपशैली है वहां पर। ठीक है, फिर हाड़ौती, हाड़ौती की 3 जिलों के नाम याद रखो, कोटा, बूंदी और झालावाड़। जिसमें से अपन झालावाड़ चित्रकला की बात नहीं करेंगे, इसमें 2 अपन पढ़ेंगे, बूंदी और कोटा। हालांकि ये झालावाड़ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसको भी अपन लिख तो लेंगे ही, लेकिन मेन अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वापस रिवाइज करें इस पूरी स्लाइड को। सबसे पहले बात करें कि राजस्थान का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो 1060 ईस्वी के आसपास में अपने को कौन सा मिला? 2 मिले। कौन कौन से? एक तो मिला 10 वेकालिका और दूसरा है ओद नियुक्ति वृत्ति। ओद नियुक्ति वृत्ति 1060 ईस्वी का कहां से मिले? जैसलमेर से मिले। अच्छा, फिर बात करें कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को, या उदयपुर को नहीं, सॉरी, मेवाड़ को कहा जाता है, या मेवाड़ को कहा जाता है। मेवाड़ की खुद की चित्रकला पर कहाँ का प्रभाव पड़ा है, तो वहां पे प्रभाव पड़ा है अजंता शैली का। ठीक बात है। तीसरी बात करें कि एक व्यक्ति है, एक राइटर है जिसका नाम क्या है? आनंद कुमार गोस्वामी। वो कब बुक लिखते हैं? 1916 के अंदर में। कौन सी बुक लिखते हैं? तो राजपूत पेंटिंग्स। और इस राजपूत पेंटिंग्स की क्या खास बात है कि राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया जाता है, भौगोलिक आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर। अच्छा, राजस्थानी जो चित्रकला है उसको कितने पेंटिंग स्कूल्स के अंतर्गत में बांटा गया है, तो 4 पेंटिंग स्कूल्स। कौन कौन से? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। अच्छा, फिर ये जो पेंटिंग स्कूल्स होंगे उनको भी आगे अपन ने फर्दर डिवाइड किया है शैलियों में, उप शैलियों में और ठिकाने के नाम। सबसे पहले बात करें मेवाड़ चित्रकला स्कूल की या मेवाड़ पेंटिंग स्कूल्स की, तो उसके अंतर्गत में 2 शैलियां हैं, एक चावंड या उदयपुर शैली और दूसरी शैली है नाथद्वारा शैली। उप शैली कौन सी है उसमें?
सब देवगढ़ उपशैली है, सावर उपशैली है और शाहपुरा उपशैली है। कौन कौन सी उपशैलियां हैं? देवगढ़, सावर और शाहपुरा, जिसमें से सावर शाहपुरा नहीं पढ़ेंगे, देवगढ़ उसके ऊपर वाली नाथद्वारा और उससे ऊपर चावड़िया उदयपुरा पर पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी है मारवाड़ पेंटिंग स्कूल, तो इसमें टोटल 7 शैलियां हैं। कौन कौन सी 7 शैलियां हैं? जोधपुर पढ़ेंगे, बीकानेर पढ़ेंगे, जैसलमेर पढ़ेंगे, नागौर पढ़ेंगे, किशनगढ़ पढ़ेंगे और अजमेर पढ़ेंगे। सिरोही सिर्फ इधर ही पढ़ेंगे। सिरोही कहाँ पर है? मारवाड़ पेंटिंग स्कूल, मेवाड़ में नहीं, ठीक है। जिस तरह से वाद्य यंत्र में पढ़ा था अपन सतारा, नाम में तार आ रहा है लेकिन वो कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, वो शुष्क वाद्य यंत्र है, उसी हिसाब से। अच्छा, तीसरा पढ़े झुंझाड़ चित्रकला स्कूल्स या झुंझाड़ पेंटिंग स्कूल्स, तो उसके अंदर कौन कौन से पढ़ेंगे? सब एक आमेर या जयपुर शैली पढ़ेंगे, दूसरा अलवर शैली पढ़ेंगे, तीसरा शेखावटी शैली पढ़ेंगे और उसमें एक उप शैली पढ़ेंगे उड़ियारा। उड़ियारा टोंक के अंदर में है, उसकी उप शैली पढ़ेंगे। और चौथा है हाड़ौती पेंटिंग स्कूल्स, तो उसके अंतर्गत में कोटा पढ़ेंगे, बूंदी पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे झालावाड़, ठीक है। तो ये था। अब एक एक करके इन पेंटिंग स्कूल्स की बात करें। लास्ट के अंदर में जो इसके जो फैक्ट्स बच जाते हैं वो लास्ट में अपन कंक्लूड कर देंगे ना। बाकी जैसे ही ये 4 चीजें खत्म होंगी चैप्टर लगभग अपना पूरा होने आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेवाड़ पेंटिंग स्कूल्स से। चलिए, मेवाड़ चित्रकला के अंतर्गत अपन ने बोला कि 2 शैलियां पढ़ेंगे अपन, चावड़ी शैली या उदयपुर शैली, फिर नाथद्वारा शैली और फिर देवगढ़ उपशैली पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद की बात नहीं करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करें चावंडी शैली या उदयपुर शैली की, या उदयपुर शैली बोल दो, चावंडी शैली बोल दो, एक ही बात है। अच्छा, इसकी शुरुआत अपने को देखने, अच्छा मेवाड़ के बारे में पहले अपन एक बात पढ़ चुके हैं कि चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। चावंड या उदयपुर शैली के अंदर पहला जो चित्रित ग्रंथ है वो तेज सिंह के काल में मिलता है अपने को, मेवाड़ के राजा। अच्छा, अब ये ट्रेंड हो चल रहा है कि सब इसकी पेंटिंग्स पूछते हैं और राजा के साथ में सुमेलित करवाते हैं उसको, या फिर कालक्रम उसका पूछते हैं ना। तो ये सीक्वेंस वाइज याद रखना भी जरूरी है अपने लिए। अब सीधे ही याद नहीं कर सकते अपन, तो सीक्वेंस भी याद रखनी। तो मेवाड़ के अंदर में पहला जो चित्रित ग्रंथ है वो तेज सिंह के काल में बनाया जाता है। कब? 1260 ईस्वी में। तो तेज सिंह के काल में 1260 ईस्वी में आहड़ के अंदर एक पेंटर है जिसका नाम है कमलचंद्र, वो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ बनाता है। वो राजस्थान का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ था, ये मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है और उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है वापस? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, क्या नाम? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसने इसकी रचना की? कमलचंद्र ने। कहां पर की? आहड़ में। कब की? 1260 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो कमलचंद्र के द्वारा। कहां? तो आहड़ में। किसके काल में? तो तेज सिंह में। और ये राजस्थान का नहीं, राजस्थान का तो वो 10 वेलाई का और उद्निवृत्ति व्रति था। ये मेवाड़ शैली का सबसे चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो सब श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र, ठीक है। तो मेवाड़ शैली के अंदर में सबसे पहले देख रहे हैं अपन उदयपुर शैली या चावंड शैली। उसमें सबसे पहले बात करिए अपन ने तेज सिंह की। तेज सिंह के काल में 1260 ईस्वी में आहड़ के अंदर कमलचंद्र के द्वारा मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ की रचना की गई, नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र। तेज सिंह के बाद में सीधा नंबर आता है मोकल का। अच्छा, यूं नहीं है कि राजाओं का क्रम नहीं है, ये बीच बीच में बहुत सारे राजा भी हैं, लेकिन जहां पे कोई पेंटिंग्स बनाई गई, कोई अच्छी पेंटिंग, कोई फेमस पेंटिंग, उसकी ही बात अपन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तेज सिंह का बेटा था मुगल और ये आगे राजा बना है, पर बीच बीच में राजा छोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है। तो मुगल की बात करें, मुगल के काल में 1423 ईस्वी में, अच्छा ये मुगल वही है जो मुगल या समिधेश्वर मंदिर बनवाता है ना, कुंभा का पिता था ये मुगल, राणा मुगल। तो राणा मुगल याद करो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में समिधेश्वर मंदिर पड़ा था, या मुगल का मंदिर इसको बोल रहे थे क्योंकि इसने पुनर्निर्माण किया था। तो उसी मुगल ने 1423 ईस्वी में देलवाड़ा, वहां पर तो था 1260 आहड़, यहाँ पर 1423 में आहड़ में हीरानंद के द्वारा एक ग्रंथ को चित्रित किया जाता है और उसका नाम है शूपार्श्वनाथ चरित्र, ठीक है। शूपार्श्वनाथ चरित्र कब? 1423 ईस्वी के अंदर। कहां पर? देलवाड़ा के अंदर में। किसके द्वारा? हीरानंद के द्वारा। किसकी रचना की गई? शूपार्श्वनाथ चरित्र की रचना की गई ना। तो कीवर्ड पकड़ लो यहाँ से,
एक कीवर्ड यहाँ से याद कर लो, मेवाड़ उदयपुर चित्र शैली में सबसे पहले बात कर दी आपको किसकी, शावक प्रतिक्रमण सूत्र छोड़ने की। किसने रचना की, कमलचंद्र ने। कहां पर की, आहड़ में। किसके काल में, तेज सिंह के काल में। कब, तो 1460 ईस्वी के अंतर्गत में। और ये क्या है, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र विग्रह है। फिर दूसरा कीवर्ड पकड़ लो, सुपार्श्वनाथ चरितम। कि सुपार्श्वनाथ चरितम क्या था, तो एक चित्र ग्रंथ है। किसने रचना की इसकी, हीरानंद ने। कब की, तो 1423 में। किसके कहने पर की, या राजा कौन था उस समय पे, तो उस समय पे राजा था मोकल, है ना। और देलवाड़ा के अंतर्गत में उसकी रचना की गई, ठीक है। फिर बात करते हैं मोकल के बेटे कुंभा की। और कुंभा के काल में बहुत सारी रचनाएं की गई, जिसमें से एक प्रमुख रचना है राजवल्लभ, है ना। राजवल्लभ क्या है, इसके ऊपर मेंस में भी सीधा सीधा सवाल पूछा ना, राजवल्लभ यूं करके, आगे पीछे कुछ नहीं दिया, सिर्फ राजवल्लभ दिया। तो राजवल्लभ की रचना की है कुंभा का एक वास्तुकार था, एक दरबारी विद्वान था। वास्तुकार मतलब इंजीनियर समझ लो आज का। उसका नाम था मंडल। क्या नाम है उसका, मंडल। कुंभा का एक दरबारी या वास्तुकार है जिसका नाम है मंडल। वो मंडल एक बुक लिखता है जिसका नाम है राजवल्लभ, ठीक है। और इस राजवल्लभ के अंदर जानकारी देता है कि साहब घर कैसे बनाने, कोई महल या राजप्रसाद कैसे बनाना है, और पूरे नगर की रचना अपने को किस प्रकार करनी है। अब जो भी कोई इंजीनियर होगा वो डिजाइन बनाएगा, तो चित्र का तो यूज करेगा ही सही, है ना। तो राजवल्लभ में भी चित्रकला संबंधित अपने को जानकारी मिलती है। और ये किससे संबंधित ये बुक है राजवल्लभ, तो साहब घरों के निर्माण संबंधित, नगरों के निर्माण संबंधित या महलों के निर्माण संबंधित। इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। किसने लिखी है, मंडल ने। मंडल किसका दरबारी है, तो कुंभा का। तो तीसरा कीवर्ड यहाँ से ये पकड़ लो, राजवल्लभ, है ना। तो चावड़ शैली या उदयपुर शैली बोले, सबसे पहले याद आना चाहिए अपने को क्या, शावक प्रतिक्रमण सूत्र छोड़ने। उसके बाद क्या याद आना चाहिए, सुपार्श्वनाथ चरितम। उसके बाद क्या आना चाहिए, राजवल्लभ, ठीक है। और फिर बात करते हैं उदय सिंह के काल की। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह है ना, विक्रमादित्य के बेटे, वही उदय सिंह जिसको पन्नादाई बलवीर इनको मारने निकलता है, तो वो पन्नादाई उनको लेके कुंभलगढ़ में आ जाती है ना, जहाँ पे आशापुरा देवपुरा, जो आशा देवपुरा है वो उनको कुंभलगढ़ के अंदर में रखवाता है। फिर यहीं पर रहते हैं वो, महाराणा प्रताप का भी जन्म यहीं पर होता है। तो वही उदय सिंह, उदयपुर की जिन्होंने स्थापना की। तो उदय सिंह 1540 ईस्वी के अंदर में भागवत पुराण, मतलब भाई अलग अलग पुराण है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वैसे एक है भागवत पुराण। तो उस भागवत पुराण के पारिजात अवतरण का रचना करवाते हैं एक पेंटर से जिसका नाम है नानाराम। क्या नाम है उसका, नानाराम। तो उदय सिंह नानाराम से भागवत पुराण का पारिजात अवतरण की रचना करवाते हैं ना, कब, 1540 ईस्वी के अंदर। तो चौथा कीवर्ड पकड़ लो इधर से, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण या भागवत पुराण याद रखो सीधा सीधा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो शावक प्रतिक्रमण सूत्र छोड़ने। शावक प्रतिक्रमण सूत्र छोड़ने किसके काल में, तो सब पहले राजा कौन हो जाएंगे, तेज सिंह के काल में। फिर दूसरा सुपार्श्वनाथ चरितम किसके काल में, मोकल के काल में। फिर याद रखना अपने को राजवल्लभ किसके काल में, कुंभा के काल में। फिर याद रखना अपने को भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, वो किसके काल में, उदय सिंह के काल में, ठीक है। बाकी उससे बारे में बाकी सब चीजें कि सब जो शावक प्रतिक्रमण सूत्र छोड़नी है 1260 ईस्वी के अंतर्गत में आहड़ में किसके द्वारा रचना की जाती है, उसकी कमलचंद्र के द्वारा। और मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है सुपार्श्वनाथ चरितम, ये भी चित्रित ग्रंथ है। मुगल के काल में 1423 ईस्वी के अंदर देलवाड़ा में हीरानंद के द्वारा बनाया जाता है। राजवल्लभ रचना करता है कुंभा के एक दरबारी जिसका नाम है मंडन। 14 इसमें टोटल अध्याय है, घर कैसे बनाते हैं, नगर कैसे बनाते हैं और महल कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी। फिर भागवत पुराण का पारिजात अवतरण नानाराम उसकी रचना करते हैं 1540 ईस्वी में उदय सिंह के काल में। और फिर आता है सब महाराणा प्रताप, उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी को चेंज करके बना दिया चावंड में। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चेंज कर दी थी क्योंकि अधिकतर हमले हो रहे थे तो अपनी राजधानी चेंज कर देते हैं, ये चावंड के अंदर में राजधानी बनाते हैं। और यही से अपन बोलते हैं कि सब चावंड शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है। पहले कोई चावंड शैली नाम की अलग शैली नहीं थी, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब राजधानी चेंज होगी तो अधिकतर चित्र कहाँ पे बनेंगे, राजधानी में, क्योंकि राजा के साथ में तो रहेंगे उसके चित्रकार दरबारी सब, ठीक है। तो महाराणा प्रताप जैसे ही चावंड को राजधानी बनाते हैं चावंड शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न आता है कि चावंड शैली का स्वतंत्र विकास किसके काल में शुरू हुआ, तो जिसने चावंड को राजधानी बनाया किसने, महाराणा प्रताप ने। और इनके काल में ढोला मारू का चित्र बनाया गया ना, ढोला मारू अपन जानते ही है, इसके ऊपर बहुत सारी कृति भी है। तो ढोला मारू का चित्र बनाया जाता है नासिरुद्दीन या निसारुद्दीन के द्वारा। दो दो नाम मिलते हैं अपने को, कई जगह पे नासिरुद्दीन लिखा हुआ है, कई जगह पे निसारुद्दीन लिखा हुआ है, तो एक ही नाम है।
नासिरुद्दीन के द्वारा रचना की जाती है किसकी? ढोला मारू के चित्र की। देखो राजा हिंदू है, चित्रकार कौन है? मुस्लिम, मतलब हिंदू राजा मुस्लिमों को भी आश्रय देते थे कुल मिला के, बस टैलेंट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। यूं करके याद रख सकते हैं। नासिरुद्दीन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें से, है ना, ये जितने भी पढ़े उसमें सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि ढोला मारू का चित्रण किसके द्वारा बनाया गया? नासिरुद्दीन या निसारुद्दीन के द्वारा। किसके काल में? महाराणा प्रताप के काल में। और ये नासिरुद्दीन जो था वो प्रताप के काल में तो चित्र बनाता ही है, लेकिन जब उसके बेटे अमर सिंह फर्स्ट वहां के राजा बनते हैं तब भी ये चित्र बनाता है। तब कौन सा चित्र बनाता है? तो तब ये चित्र बनाता है रागमाला का। किसका चित्र बनाता है? रागमाला का। और अमर सिंह के काल में ही 12 मासा का भी चित्रण किया जाता है ना, टोटल 12 मास, उसके अंदर क्या क्या घटनाएं होती है, प्रकृति चित्रण है एक तरीके से, वो किया जाता है। 12 मासा और रागमाला का चित्रण अमर सिंह फर्स्ट के काल में कौन? नासिरुद्दीन। वही नासिरुद्दीन महाराणा प्रताप के काल में ढोला मारू का चित्र। तो यहाँ से कीवर्ड पकड़ ले, ढोला मारू का चित्र और चावंड शैली, यहाँ से पकड़ ले अपन रागमाला और 12 मासा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी याद हो जाएगी अपने को अमर सिंह फर्स्ट तक, है ना। आगे भी पढ़ेंगे अपन क्या क्या। सबसे पहले कौन कौन से कीवर्ड्स पकड़ने ताकि पूरा याद अपने को याद रहे, उसके पीछे की स्टोरी कीवर्ड से ही याद करनी है। सबसे पहले श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र छोड़नी, उसके बाद सुपार्श्वनाथ चरितम, उसके बाद राजवल्लभ, उसके बाद भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, उसके बाद चावंड शैली का विकास और ढोला मारू का चित्रण, फिर रागमाला और 12 मासा का चित्रण, ठीक है। किस किस के द्वारा? तो सब रागमाला लिखी जाती है नासिरुद्दीन, ढोला मारू भी किसके द्वारा? नासिरुद्दीन के द्वारा, भागवत पुराण का किसके द्वारा? नानाराम के द्वारा, राजवल्लभ तो मंडन के द्वारा, फिर सुपार्श्वनाथ चरितम तो हीरानंद के द्वारा, और फिर एक बची श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण, वो किसके द्वारा? तो कमल चंद्र के द्वारा। कहाँ पे? आहड़ में। कहाँ पे? दिलवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है। 1260 और ये 1423, ठीक है। कुछ आगे बात करें। नेक्स्ट है जगत सिंह फर्स्ट का काल, और जगत सिंह फर्स्ट के काल को कहा जाता है मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन एरा ऑफ मेवाड़ पेंटिंग्स। किसके काल को कहा जाता है? जगत सिंह प्रथम के काल को ना। जगत सिंह प्रथम के काल को क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल। इसका प्रश्न आता है स्वर्ण काल क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे चित्र बनाए गए होंगे इसके काल में, और इसने कुछ ऐसे कदम उठाए होंगे जिससे चित्रकला को प्रोत्साहन मिलेगा। क्या कदम उठाए इसने? इसने स्थापना की चितेरोरी ओबरी की। किसकी स्थापना की? चितेरोरी ओबरी की। चितेरो का मतलब पेंटर्स ही होता है ना, चितेरे कहा जाता है पेंटर्स को। ओबरी का मतलब कोठी या मैं बोलूं घर या कारखाना या कमरा। तो चितेरोरी ओबरी की स्थापना की जाती है जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा, और जहां पर बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे, यानी तस्वीरों का कारखाना भी उसे कहा जाता था। जगत सिंह फर्स्ट के काल में चितेरोरी ओबरी की स्थापना की गई, जिसको तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है। इसीलिए जगत सिंह फर्स्ट के काल को क्या कहा जाता है? मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल। तो इधर कीवर्ड पकड़ना है अपने को स्वर्ण काल। अब स्वर्ण काल क्यों? क्योंकि किसकी स्थापना की गई? चितेरोरी ओबरी की, और चितेरोरी ओबरी को ही क्या कहा जाता है? तस्वीरों का कारखाना, ठीक है। जगत सिंह फर्स्ट के काल में कौन कौन से चित्र बने? तो महाराजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनने लगे, अब इंडिविजुअल फोटोज बनने लगी। पहले चित्र महाराजाओं के नहीं बनाए जाते थे, अब पोर्ट्रेट पेंटिंग एक तरीके से शुरू हुई, महाराजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनने शुरू, यानी एक राजा है वो खड़ा हुआ है, उसकी पेंटिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। किसके काल में शुरू होती है व्यक्तिगत पेंटिंग्स महाराणाओं की? जगत सिंह फर्स्ट के काल में। जगत सिंह प्रथम के ही काल में रागमाला का चित्रण किया जाता है। अमर सिंह फर्स्ट के काल में भी रागमाला थी, वो बना रहा था, रच रहा था कौन? नासिरुद्दीन। जगत सिंह फर्स्ट के काल में भी रागमाला का चित्रण किया जाता है, और वो किया जाता है साहिबदीन के द्वारा। उधर था निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन, इधर है साहिबदीन। तो साहिबदीन किसके काल में? जगत सिंह फर्स्ट के काल में। निसारुद्दीन किसके काल में? तो महाराणा प्रताप के काल में, अमर सिंह फर्स्ट के काल में। तो जगत सिंह फर्स्ट के काल में रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया जाता है? साहिबदीन के द्वारा। तीसरा पॉइंट तो ये हो गया महाराणाओं का व्यक्तिगत चित्र। फिर रागमाला, रागमाला का चित्रण किसके द्वारा? साहिबदीन के द्वारा। और इन्हीं के काल में रामायण का भी चित्रण किया जाता है मनोहर के द्वारा, है ना। तो मनोहर के द्वारा किसका चित्रण किया जाता है? तो मनोहर के द्वारा रामायण का चित्रण किया जाता है। किसके काल में? जगत सिंह फर्स्ट के काल में। तो जगत सिंह फर्स्ट का काल स्वर्ण काल है, तो सबसे ज्यादा पॉइंट भी अपने को यही पढ़ने, 5 पॉइंट पढ़ने हैं जगत सिंह फर्स्ट के काल में। पहला मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल, दूसरा चितेरोरी ओबरी की स्थापना, जिसको तस्वीरों का कारखाना कहा जाता है, तीसरा महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए गए किसके द्वारा?
साहिबदीन के द्वारा बनाए गए ना। फिर साहिबदीन के द्वारा यहाँ पर किसका चित्रण किया गया, रागमाला का, और मनोहर ने रामायण का चित्रण किया। तो ये 5 पॉइंट है जगत सिंह फर्स्ट के। जगत सिंह फर्स्ट के बाद में राजा आते हैं राज सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट के बाद में राजा कौन है, राज सिंह फर्स्ट। ये वही राज सिंह है जो कि नाथद्वारा के अंदर में श्रीनाथ जी की मूर्ति रखवाते हैं। काकरोली का जो द्वारिकाधीश मंदिर है वो एक तरीके से वल्लभ संप्रदाय से काफी प्रभावित थे। तो इनके काल में ही नाथद्वारा चित्रशैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ है ना। इनके बाद में राजा है राज सिंह फर्स्ट, और राज सिंह फर्स्ट के अंतर्गत नाथद्वारा चित्रशैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। चावंडी शैली का स्वतंत्र विकास किसके काल में, महाराणा प्रताप, क्योंकि चावंडी को राजधानी बनाया था। अभी नाथद्वारा के अंदर में श्रीनाथ जी की मूर्ति ला रहे हैं, द्वारकाधीश मंदिर इनके काल के अंदर में बन रहा है, विजय कटकातु इनकी उपाधि है, ठीक है। तो इनके काल में कौन सी शैली का विकास हुआ, नाथद्वारा चित्रशैली का। और फिर आते हैं जयसिंह, ये रह गया था इसलिए मैंने इधर लिख दिया है ना। तो जयसिंह के काल में देवगढ़ उपशैली का विकास होता है ना। क्या जयसिंह ने किया, नहीं, देवगढ़ एक ठिकाना है वहां पे है ना। तो वहां के सामंत ने विकास तो शुरू किया हो गया, लेकिन किसके काल में देवगढ़ चित्रशैली उपशैली का विकास हुआ, तो वो राजा का नाम था जयसिंह। तो जयसिंह के काल में देवगढ़ उपशैली प्रारंभ हुई। बाकी इसकी स्थापना तो देवगढ़ का सामंत है जिसका नाम है द्वारिकादास चुंडावत। ये अपन अलग से पढ़ना ही है इसको, तो तब बात कर लेंगे। इसको भी पढ़ना है इसलिए इसके बारे में भी डिटेल में नहीं है ना। इन दोनों को अपने को पढ़ना ही है। नेक्स्ट अपने यही है, नाथद्वारा और देवगढ़ चित्रशैली, ठीक है। तो तब इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे। लेकिन राजा पूछा जाए नाथद्वारा में कौन सा, राज सिंह फर्स्ट के काल में, और देवगढ़ उपशैली में कौन सा, तो सब जयसिंह के काल में। जयसिंह के काल में ही लघु चित्रण शुरू हुआ। ये लघु चित्रण अधिक किया गया, शुरू तो नहीं, अधिक बनाए गए, मतलब छोटे छोटे चित्रों को बनाने की ज्यादा शुरू हुए, ठीक है। और फिर बात आती है संग्राम सिंह सेकंड की। तो संग्राम सिंह सेकंड पे बहुत अलग अलग विषयों पे, डाइवर्स विषयों पे चित्र बनाए गए, जिसमें से 4 चित्रों के नाम याद रखने अपने को। कलीला दमना, ये कलीला दमना महाभारत के 2 पात्रों पर आधारित एक रचना है ना। तो कलीला दमना क्या है, ये भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कलीला और दमना 2 पात्रों के नाम है, ठीक है, कलीला और दमना। दूसरा है पहला हो गया कलीला दमना, दूसरा बिहारी सतसई, तीसरा गीत गोविंद, और चौथा मुल्ला 2 प्याजा के लतीफे। मूली और प्याज, मूली 2 प्याज के लतीफे, मुल्ला 2 प्याज के लतीफे, ठीक है। तो कलीला दमना, बिहारी सतसई, गीत गोविंद और मुल्ला 2 प्याजा के लतीफे। कौन कौन से 4 क्षेत्रों पर चित्र बनाए गए, तो एक कलीला दमना, दूसरा बिहारी सतसई, तीसरा गीत गोविंद और चौथा मुल्ला 2 प्याजा के लतीफे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले से शुरुआत करें कि क्या क्या अपने पास कीवर्ड है मेवाड़ क्षेत्र या उदयपुर चित्रशैली के अंदर या चावड़ चित्रशैली में। सबसे पहले शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, फिर शिव पार्श्वनाथ चरितम, फिर राजवल्लभ, फिर भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, उसके बाद ढोला मारू, उसके बाद रागमाला नासिरुद्दीन के द्वारा जो बनाई गई है ना, क्योंकि रागमाला 2 आएंगी इसमें। फिर जगत सिंह फर्स्ट का काल आ जाएगा, तो उसके बारे में 5 बातें, सब स्वर्णकाल भी बोल दो, चितेरों की ओवरी भी बोल दो। साहिबदीन यहाँ पर व्यक्तिगत चित्र बना रहा है, साहिबदीन यहाँ पर रागमाला बना रहा है, और मनोहर यहाँ पे रामायण का चित्रण कर रहा है। फिर यहाँ पे ये राजसिंह के अंदर में नाथद्वारा शैली याद रखो, फिर जो जयसिंह के काल में देवगढ़ याद रखो, और लघु चित्र बनाएंगे। तो उसके बाद आ जाएगा संग्राम सिंह सेकंड। तो संग्राम के सेकंड के बाद में 4 क्षेत्रों में चित्र बनाए गए। एक कलीला दमना है, एक बिहारी सतसई है, एक गीत गोविंद है, और एक मुल्ला 2 प्याजा के लतीफे। ये थी अपनी चावड़िया उदयपुर शैली। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो अपन एक साथ पढ़ लेना। इसकी विशेषताओं से भी क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। एक तो पूरी चित्रकला का मिला के विशेषता वाला प्रश्न बनता है 10 नंबर का, वो तो अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हर शैली की भी तो अपने आप में विशेषता होगी, तो उसको इसके साथ ही देख लिया जाए, ठीक है। तो मेवाड़ शैली या चावंडी या उदयपुर शैली की विशेषताएं। चलिए, तो चावंडी शैली या उदयपुर शैली की पहली विशेषता है कि इसमें अटपटी पगड़ियों का प्रचलन ज्यादा है ना। अटपटी पगड़ियां तो सही है, लेकिन कैसी पगड़ियां, अटपटी पगड़ियों का चित्रण किया गया है। कौन सी चित्रकला शैली में, उदयपुर या चावंडी चित्रकला में ना। इसका प्री में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, 4-5 बार पूछा गया है ना, कि अटपटी पगड़ियों का चित्रण कहाँ पे अधिक किया जाता है, तो मेवाड़ में भी पूछे तो उदयपुर या चावंडी शैली में। दूसरा, शिकार के दृश्यों का त्रिविमीय प्रभाव दर्शाया गया है। शिकार के दृश्यों का त्रिविमीय प्रभाव, त्रिविमीय मतलब 3 विमाएं, 3 डायमेंशन, एकदम 3D की तरह दिखता है, 3 डायमेंशन दिखता है अपने को, ठीक है। तो शिकार के दृश्यों का 3D इफेक्ट दर्शाया गया है। एक तो अटपटी पगड़ियों का प्रचलन है, दूसरा शिकार के दृश्यों का त्रिविमीय प्रभाव है, तीसरा
कदम्ब के पेड़ की अधिकता है। कौन सा पेड़ इधर ज्यादा चित्रण किया गया है? कदम के पेड़ का चित्रण अधिक किया गया है। और चौथा, कौन से रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है? तो लाल और पीले रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। तो चावड़िया उदयपुर शैली की 4 विशेषताएं। पहला, अटपटी पगड़ियों का प्रचलन। दूसरा, शिकार के दृश्यों का त्रिविमीय प्रभाव दर्शाया गया है। तीसरा, कदम के पेड़ों की अधिकता है। और चौथा क्या हो जाएगा? लाल व पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो पॉइंट छूट जाते हैं इसके संबंधित वो यहाँ पे देख लें। अपन ने पढ़ा था कि जो महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र थे वो जगत सिंह फर्स्ट के काल में शुरू हुए थे ना, व्यक्तिगत चित्र बनाना। साहिबदीन ने व्यक्तिगत चित्र बनाना शुरू किया। जगत सिंह फर्स्ट के बाद ही जस्ट राजा हुए जगत सिंह सेकंड, तो उनका चित्र किसने बनाया था ये प्रश्न पूछा जाए तो नूरुद्दीन ने बनाया था। नूरुद्दीन ने जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था। देखो, जगत सिंह सेकंड के काल में है नूरुद्दीन, जगत सिंह फर्स्ट के काल में है साहिबदीन, अमर सिंह फर्स्ट और महाराणा प्रताप के काल में कौन है? उधर है नासिरुद्दीन। ठीक है, तो ये नासिरुद्दीन, उसके बाद साहिबदीन है, उसके बाद नूरुद्दीन है जगत सिंह सेकंड के काल में। ठीक है, और जो बिहारी सच्चे अपन ने पढ़ा था संग्राम सिंह सेकंड के काल में विभिन्न विषयों पर चित्र बनाए गए। कौन कौन से? कलीला दमना, बिहारी सच्चे, गीत गोविंद और मुल्ला दो पैसा के लतीफे। उसमें से जो बिहारी सच्चे थी उसकी रचना की थी जगन्नाथ ने। बिहारी सच्चे की रचना किसके द्वारा की गई? जगन्नाथ के द्वारा चित्र की गई। और मेवाड़ शैली के अंतर्गत में अपने को एक फारूक फाल करके एक व्यक्ति है, उसका चित्र मिलता है। किसका चित्र मिलता है? फारूक फाल का। और फारूक फाल के बारे में इसमें बात बताई गई है कि ये तो आसिफ खां का बेटा है। आसिफ खां का बेटा उसके ऊपर लिखा हुआ है ना। तो कौन सी चित्रकला शैली में फारूक फाल का चित्र मिलता है? तो फारूक फाल का चित्र मेवाड़ शैली में मिलता है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो ये तो आसिफ खां का बेटा है, आसिफ खां का बेटा ये लिखा हुआ है ना, तो आसिफ खां रो बेटो। तो ये थी चावड़िया उदयपुर शैली। नेक्स्ट बात करते हैं नाथद्वारा, और नाथद्वारा के बाद पढ़ेंगे देवगढ़ शैली। दूसरी शैली है नाथद्वारा शैली। और नाथद्वारा शैली का विकास या स्वतंत्र विकास किसके काल में प्रारंभ हुआ? तो अपन ने इधर बात करी थी राज सिंह प्रथम के काल में ना। तो महाराणा राज सिंह फर्स्ट के काल में नाथद्वारा शैली का विकास शुरू हुआ। पहली बात तो याद रखनी है, राज सिंह फर्स्ट के काल में नाथद्वारा शैली का विकास प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये श्रीनाथ जी का मंदिर इन्हीं के काल में बना था, द्वारकाधीश मंदिर भी इन्हीं के काल में बना था। वल्लभ संप्रदाय के ये मंदिर थे। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर याद करो, उनको हवेली भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। राजस्थान में 41 मंदिर है ना। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इस पर ज्यादा दिखाई दिया नाथद्वारा शैली के चित्रों पर। भाई नाथद्वारा खुद ही वल्लभ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है, प्रधान पीठ है उसकी। तो वल्लभ संप्रदाय के चित्र ज्यादा होंगे। और वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, तो श्री कृष्ण के चित्र अधिक होंगे, है ना। तो राज सिंह के काल में वल्लभ संप्रदाय के चित्र अधिक बनाए गए, मतलब श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। और ये चित्र थे श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित। श्री कृष्ण के बाल रूप में बहुत सारे राक्षसों का वध किया, बाल लीलाएं उन सब की आ जाती है, तो श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। और जो श्री कृष्ण की मंदिरों में प्रतिमा होती है, उस प्रतिमा के पीछे पर्दे पर श्री कृष्ण की लीलाओं संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। तो मूर्ति के पीछे बनाए जाए, पीछे पिछवाई कहा जाता है उनका ना। तो श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे पर्दे पर जिनका चित्रण किया जाता है उसको पिछवाई कहा जाता है। तो ये पीछे बात होगी। तो किसके काल में? राज सिंह फर्स्ट के काल में। कौन से संप्रदाय का इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव है? वल्लभ संप्रदाय का। नाथद्वारा से सीधे ही वल्लभ संप्रदाय। और श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। उनके स्वरूप के पीछे यानी उनकी मूर्ति के पीछे जो पर्दे पर चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पिछवाई। और ये किससे संबंधित होते हैं? तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी। फिर तो है कि नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम कौन से हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम अपने लिए हैं महिलाओं के नाम। महिलाएं चित्रकार, 2 जगह पे ही अपन महिला चित्रकार पढ़ेंगे, एक अजमेर के अंदर में और एक यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा महिलाओं चित्रकार के नाम इंपॉर्टेंट है अपने लिए। कौन कौन सी? कमला और इलायची। तो नाथद्वारा शैली से संबंधित महिला चित्रकार हैं कौन कौन सी? कमला और इलायची। बाकी पुरुष जो चित्रकार हैं उसके नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है। एक ट्रिक तो क्या मान लो अपन देखें, नारायण भगवान का नाम है, चतुर्भुज भगवान का नाम है, रामलिंग में राम आ रहा है, ये भी भगवान का नाम है, उदय राम, राम खुद आ गए, देव कृष्ण इसमें भी भगवान का नाम, हरदेव ये भी देव। तो सारे भगवानों से संबंधित नाम ये याद करके भी छोड़ सकते हैं अपन, है ना। बाकी पूरा रटने की इसको जरूरत नहीं है, अगर याद रह जाए तो ठीक है। बाकी याद रख लो कि जिसके नाम में भी भगवान नीचे, हालांकि ऐसा हो सकता है कि किसी और में भी भगवान का नाम आ रहा हो। ठीक है, तो एक बार देख लेना इसको। कौन कौन से? नारायण चतुर्भुज रामलिंग, नारायण चतुर्भुज रामलिंग,
नारायण चतुर्भुज रामलिंग, नारायण चतुर्भुज रामलिंग, उदय राम, इधर राम स्टार्टिंग में, इधर राम एंडिंग में, कौन कौन से हो जाएंगे? नारायण चतुर्भुज रामलिंग, उदय राम, देव कृष्ण और हरदेव, उदय राम, देव कृष्ण और हरदेव, उदय राम, देव कृष्ण और हरदेव, कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले नारायण चतुर्भुज रामलिंग, नारायण चतुर्भुज रामलिंग, नारायण चतुर्भुज रामलिंग, नारायण चतुर्भुज रामलिंग, फिर उदय राम, देव कृष्ण, हरदेव, उदय राम, देव कृष्ण और हरदेव। ये पुरुष चित्रकार और महिला चित्रकार कौन कौन से? कमला और इलायची। इधर कीवर्ड क्या क्या हो जाएंगे? पिछवाई, राज सिंह फर्स्ट और वल्लभ संप्रदाय, ये तीन ही कीवर्ड है उसमें ना। राज सिंह फर्स्ट, वल्लभ से श्री कृष्ण वाला याद रह जाएगा, और पिछवाई जिसमें कौन से चित्र? श्री कृष्ण की लीला से संबंधित चित्र। ठीक है, अब बात करते हैं देवगढ़ उपशैली की। देवगढ़ उपशैली, देवगढ़ उपशैली के बारे में पढ़ा था कि महाराणा जयसिंह के काल में देवगढ़ ठिकाने को बनाया गया था। इससे पहले देवगढ़ ठिकाना अस्तित्व में नहीं था। 1680 ईस्वी के आसपास में महाराणा जयसिंह के काल के अंदर देवगढ़ ठिकाना बनाया गया, और वहां के सामंत थे द्वारिकादास चुंडावत। कौन थे सामंत? द्वारिकादास चुंडावत, और उन्होंने इस देवगढ़ उपशैली का विकास प्रारंभ हुआ, इन्होंने शुरुआत की। किसकी? देवगढ़ उपशैली की। देवगढ़ राजसमंद के अंतर्गत में एक जगह पड़ती है। ठीक है, तो देवगढ़ महाराणा जयसिंह के काल में देवगढ़ सामंत थे जिसका नाम है द्वारिकादास चुंडावत। किसके काल में? जयसिंह के काल में। नाम क्या है? द्वारिकादास चुंडावत। वो शुरू करते हैं किसको? देवगढ़ उपशैली। ठीक है, अच्छा, देवगढ़ उपशैली अभी तक इतनी हाईलाइट में नहीं थी, इसका या इसको गिना ही नहीं जा रहा था पहले, इसको अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। इसको प्रकाश में लाने का, कि लोगों को बताने का काम कि देवगढ़ भी एक तरह की चित्र शैली है, ये काम किया था। इसको प्रकाश में लाने का काम उसने किया जो खुद अंधेरे में, श्रीधर अंधारे। प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश का उल्टा ही मतलब ये अंधेरा है ना, तो प्रकाश में लाने का श्रेय किसको? जो खुद अंधा है, श्रीधर अंधारे। अंधा है नहीं, पर अपन याद रख सकते हैं, श्रीधर अंधारे। देवगढ़ उपशैली के अंतर्गत में अजारों की ओबरी के अंदर और मोती महल के अंदर भित्ति चित्र बनाए गए। ठीक है, देवगढ़ उपशैली में अजारा की ओबरी, चितेरों की ओबरी किसके काल में थी? जिसके काल में स्वर्णकाल था, जगत सिंह फर्स्ट। यहाँ पर कौन सी है? अजारों की ओबरी। तो अजारा की ओबरी और मोती महल में भित्ति चित्र बनाए गए देवगढ़ उपशैली के तहत में। और देवगढ़ उपशैली ऐसी है जिस पर मेवाड़ का प्रभाव भी पड़ा है, मारवाड़ का भी प्रभाव पड़ा है, और ढूंढाड़ का भी। अगर ध्यान से देखो तो राजसमंद की लोकेशन ही ऐसी है। इस तरफ राजसमंद के उदयपुर है, इस तरफ ऊपर वाला ढूंढाड़ वाला एरिया लग जाएगा, और इस तरफ मारवाड़ तो लग ही रहा है ना। तो मेवाड़ का भी इसके ऊपर प्रभाव है, मारवाड़ का भी इसके ऊपर प्रभाव है, और ढूंढाड़ का भी इसके ऊपर प्रभाव है। ठीक है, तो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का सम्मिलित रूप कौन सी चित्रकला है? देवगढ़ उपशैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें हरे और पीले रंगों का उपयोग किया गया। अपन ने पढ़ा था कि मेवाड़ शैली के अंदर में लाल और पीले रंग जाता है, तो मेवाड़ से तो इन्होंने ले लिया पीला रंग, और एक दूसरा मुस्लिम रंग होता भी हरा। ठीक है, तो ढूंढाड़ में मुस्लिम शैली का विकास अपने पढ़ेंगे, ढूंढाड़ में मुस्लिम शैली का ज्यादा था एक तरीके से प्रभाव। तो हरे और पीले रंगों का उसके ऊपर प्रयोग मिलता है अपने को। कौन सी शैली में? देवगढ़ उपशैली। क्या क्या कीवर्ड्स है? किसके काल में? जयसिंह के काल में। किसके द्वारा? द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा। कहाँ पे चित्र बनाए गए? तो अजारों की ओबरी और मोती महल के अंतर्गत में। प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे। किस किस का सम्मिलित रूप? तो मेवाड़ का, मारवाड़ का और ढूंढाड़ का। फिर कौन से रंगों का प्रयोग अधिक? तो हरे और पीले रंगों का उपयोग। फिर तो बच्चे इसके प्रमुख चित्रकार, तो इसके प्रमुख चित्रकार है कवला, चोखा, भगता, नागा, बेचनाथ। इसको ऐसे याद रखना, कवला, चोखा, बजता, कवला, चोखा, भगता, नागा और बेचनाथ। कवला, चोखा, भगता, नागा, बेचनाथ। कवला, चोखा, बजता, कवला, चोखा, भगता, नागा और बेचनाथ। कवला, चोखा, भगता, नागा और बेचनाथ। ठीक है, तो ये थी देवगढ़ उपशैली। उसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि भाई मेवाड़ शैली के अंतर्गत में दो तो प्रमुख शैलियां हैं, या तीन भी बोल दो, चावड़ उदयपुर को अलग अलग गिन लो तो चावड़, उदयपुर और नाथद्वार, तीन उपशैलियां इसमें। एक देवगढ़ उपशैली है, उसके बाद एक सावर उपशैली और एक शाहपुरा। इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है ना, पढ़ना ही नहीं, सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि सावर और शाहपुरा भी उपशैलियां हैं। फिर अपन ने बात करी ठिकाने कला की, तो कौन कौन से ठिकानों में भी ये कला दिखती है? तो 4 ठिकाने, जिसमें से 3 के नाम ब से ही शुरू होते हैं। कौन कौन से? बेंगू, बागुर और बनेड़ा। बेंगू, बागुर और बनेड़ा, और क से है केलवा। ठीक है, बेंगू, बागुर, केलवा, बेंगू, बागुर, बनेड़ा और 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 केलवा। ठीक है, तो ये ठिकाने पूछ लिए जाते हैं इनके नाम, है ना। बेंगू तो अपने को पता रहता है, इसलिए बेंगू को छोड़ दो, ये पूछ लिया। बनेड़ा और केलवा ठिकाने कला
किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो वो मेवाड़ चित्रकला शैली, इसे इस प्रकार से ही प्रश्न आएगा, इसमें से आएगा। तो ठीक है, चलिए, तो ये पढ़ी अपन ने मेवाड़ चित्रकला। मेवाड़ चित्रकला में 3 पेंटिंग स्कूल, जो मेवाड़ पेंटिंग स्कूल से उसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ा अपन ने उदयपुरिया चावड़ चित्रकला, उसके अंतर्गत सबसे पहले श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, उसके बाद सुपार्श्वनाथ चरितम, उसके बाद रजवल्लभ पढ़ा, राजवल्लभ के नीचे ढोलामारू पढ़ा, ढोलामारू के नीचे अपन ने रागमाला का चित्रण अमर सिंह फर्स्ट के काल में, रागमाला के बाद अपन ने नटवर चित्र शैली का विकास, फिर जो ये जय सिंह के काल में देवगढ़ शैली का विकास, फिर संग्राम सिंह के काल में विभिन्न प्रकार के जो चित्र बनाए गए, जगत सिंह का काल स्वर्ण काल कहा जाता है, वो अपन ने देखा था। फिर नाथद्वारा चित्र शैली में राज सिंह का ही पढ़ा, पिछवा ही पढ़ा, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पढ़ा, और उसमें कमला और इलायची के नाम इंपॉर्टेंट थे, और फिर पढ़ी देवगढ़ उपशैली। ठीक है, तो ये मेवाड़ चित्रकला है। नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत में अपन मारवाड़ चित्रकला पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा पार्ट भी बना देंगे, जिसके अंतर्गत दोनों एक साथ पढ़ लेंगे, ढूंढाड़ और फिर खाड़ू की चित्रकला, और फिर ये टॉपिक अपना खत्म।